गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे सभी साथियों प्यारे साथियों को गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्र साथियों का स्वागत करते हैं। भाई आप लोग कैसे होंगे? आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी साथियों आप लोगों का बहुत शानदार तरीके से चल रहा होगा मेरे भाई। तो आप लोग जानते हैं भाई कि आप लोगों के लिए डेली लुसेंट और एनसीईआरटी के निचोड़ प्रश्न लेकर आते हैं जो हर एग्जाम के लिए मेरे साथियों इम्पोर्टेंस होता है। तो सभी प्रश्न जो होते हैं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे भाई एक बार क्लास की सेशन को आप लोग शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके, तो आप लोग को बहुत सारा जो है लेक्चर है आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है कि हु वाज दी लास्ट नवाब ऑफ अवध, यानी अवध का अंतिम नवाब कौन था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो मेरे साथियों आप लोग बी ऑप्शन पर जाएंगे, आप लोग सही करेंगे, वाजिद अली शाह। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया यह सही जाएगा, राइट आंसर होगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लोग मेरे साथियों सही कर लीजिएगा। आप लोग तो इसका आंसर 20 करबे करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स मेरे भाई यहाँ पे सेकंड प्रश्न दिया गया कि इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड, यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्यारा सा प्रश्न ये भी है, मोस्ट इफेक्टिव प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था फ्रेंड्स। तो जो लाहौर अधिवेशन था ना, ये इसी सेशन में मेरे साथियों लाहौर अधिवेशन में। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्र साथियों का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। तो आज भी आप लोगों के लिए लुसेंट एनसीईआरटी के बुक का जो निचोड़ प्रश्न है वो चीज़ लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो हर एग्जाम के लिए मेरे साथियों इंपॉर्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न होते हैं जो भी ऑल इंडिया सारे का एग्जाम क्या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे साथियों आप सभी मित्र साथियों का तहे दिल से गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि डेली आप लोगों के लिए लुसेंट और एनसीईआरटी के बुक के प्रश्न लेकर आ रहे हैं और डेली कराते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं क्लास जो है आप लोगों का ये 141वां क्लास हो रहा है और इस क्लास में जो है फ्रेंड्स मिक्स प्रश्न लाते हैं और ये क्लास जो होता है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होता है, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करेंगे या स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करेंगे। तो जो एग्जाम है उस वहां से प्रश्न लुसेंट और एनसीईआरटी से ही प्रश्न आता है। ठीक है, सारे कोई भी आप लोग पूछ लीजिएगा, किसी से भी गाइड ले सकते हैं कि क्या भाई कहाँ से प्रश्न आते हैं, तो लुसेंट और एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप लोग इसके अच्छे से प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम जो है आप उस एग्जाम में सिलेक्शन अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आप लोगों के लिए अच्छे से प्रयास है भाई कि डेली आप लोग के लिए जो है यहाँ पे लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न लाकर आते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया, हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध, यानी अवध का अंतिम नवाब कौन था। प्यारा सा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से पता भी है, वाजिद अली शाह। ठीक ना, यहाँ पे जो बी ऑप्शन में दिया गया वाजिद अली शाह, ये जो थे फ्रेंड्स अवध के अंतिम नवाब थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड प्रश्न। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग भी सेकंड प्रश्न को देख सकते हैं, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंट पार्टी, यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव को पारित किया गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन की बात करें तो उस अधिवेशन का नाम था लाहौर अधिवेशन। यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को देख सकते हैं, लाहौर सेशन को आप लोग सही कर सकते हैं भाई। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव को लागू किया गया था। ठीक है, पारित किया गया था ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड प्रश्न पे। यहाँ पे मेरे भाई जो थर्ड प्रश्न दिया गया है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। मुसलमानों के जो थे एक शिष्टमंडल थे, ठीक है,
और वायसराय जो थे ये लॉर्ड मिंटो से मिले थे, तो जिनका नाम था आग खान। ठीक है, इनका क्या नाम था, आगा खान था। ठीक ना, यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग सही कर लिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सी प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद और किसके नेतृत्व में भाई, तो मुसलमानों के नेतृत्व में शिष्टमंडल वायसराय से मिले थे आगा खान। ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छा सा प्रश्न दिया गया है कि विच प्लान इज ऑल्सो नॉन एज दी डिकी वर्ड प्लान, यानी निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। तो उस प्लान का नाम है मेरे साथियों माउंट बेटन योजना। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप लोग इसको सही कर सकते हैं, डिकी वर्ड प्लान। ठीक है, डिकी वर्ड प्लान जो है किस योजना के नाम से दिया गया है, तो माउंट बेटन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में इसका आंसर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर 5 प्रश्न है कि हुआ इज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर बॉम्बे दर्पण पब्लिश्ड इन इंडिया, यानी भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे। तो बम्बई दर्पण के संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेडकर का नाम आता है। ओके, यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग सही कर सकते हैं, बाल शास्त्री जाम्बेडकर। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 6 नंबर देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न दिया गया है कि प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। बहुत बढ़िया सा ये भी प्रश्न है कि प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। तो फ्रेंड्स छंदो उपनिषद में किया गया है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, छंदो उपनिषद इसमें किया गया, आप लोग इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रश्न में दिया गया इन विच उपनिषद यदि मेंशन ऑफ द फर्स्ट 3 यहाँ पे आश्रम फाउंड्स। ठीक है, तो आप लोग सही कर सकते हैं ए ऑप्शन को। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 7 प्रश्न दिया गया कि विच इज द लार्जेस्ट हार्पन साइट इन इंडिया। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, तो राखी गढ़ी का नाम आता है। किसका नाम आता है फ्रेंड्स, राखी गढ़ी का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि विच स्कॉलर बिलीव दैट द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस वाज तिब्बत। आर्यो और वाज तिब्बत, यानी आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इसका मूल निवास तिब्बत था। बहुत बढ़िया सा ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो किसका नाम था भैया, दयानंद सरस्वती का नाम आता है। किसका नाम आता है, दयानंद सरस्वती का नाम है। किस विद्वान का मत था कि आर्यों का जो मूल निवास है वह तिब्बत था, तो दयानंद सरस्वती का था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगला बात करेंगे, प्रश्न नंबर 9 है फ्रेंड्स की विच रिलीजन्स बिलीव दैट much is possible in this life itself does not the required death, यानी किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई, मोक्ष जो है इस जीवन में भी संभव है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु जो है आवश्यक नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो बौद्ध धर्म, यहाँ पे बुद्धिज्म को आप लोग सही कर सकते हैं, बौद्ध धर्म को सही कर सकते हैं। किस धर्म का मत है भाई, तो बौद्ध धर्म का ये मत है। ठीक है, बुद्धिज्म का आप लोग सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 10th प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न 10th दिया गया कि विन हिच इंस्क्रिप्शन डिड अशोका रेफर टू हिमसेल्फ एज एन एम्परर, यानी अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहकर बताया है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है, इस तरह के भी प्रश्न हो सकता है। तो जो भाभु अभिलेख है ना, आप लोग इसको सही कर सकते हैं। भाभु अभिलेख में अशोक ने अपने आप को खुद से बड़ाई किया है और कहकर क्या पुकारा है, सम्राट कहकर पुकारा है। जैसे आप लोग किम जोंग का नाम सुने होंगे, वह भैया अपना देश का ना जितने सारे नागरिक हैं उनको क्या वो लोग जो होते हैं किंग जोंग को पूजा करते हैं। ठीक ना, वह अपना भगवान मानते हैं। ठीक ना, तो फ्रेंड्स उसी तरह यहाँ पे अशोक की बात यहाँ पे कर रहा है कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहकर पुकारा है, भाभु अभिलेख में पुकारा है। जैसे आप लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे मैथ के कोई जादूगर अपने आप को समझता है, मतलब अपना अपना कुछ नाम लिख देता है, जो हम भाई मैथ एक्सपर्ट हैं, ये सब कुछ होता है ना, तो वही चीज यहाँ पे ये कह रहा है प्रश्न में। 11 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि इन विच पीरियड वाज द दशावतार टेम्पल बिल्ट, यानी दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है। तो आप लोग गुप्त काल का नाम याद कर सकते हैं, गुप्त काल में हुआ था। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि विच फेमस रूलर कंपोज्ड कविराज एंड दी विच लैंग्वेज, यानी प्रसिद्ध शासक अमुक वर्ष द्वारा कविराज की रचना किस भाषा में किया गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो कन्नड़ भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? कन्नड़ भाषा में किया गया था। 13 प्रश्न भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विच रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तान इशू प्योर अरबिक कॉइन्स, यानी दिल्ली सुल्तान के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था भाई? इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी सिक्के को चलाया था। ओके, डी ऑप्शन सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि हु प्रोस्पोस्ड द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग सही कर लीजिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स 15 प्रश्न है यहाँ पे कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य जो होता है अपना सीमा को साझा करता है फ्रेंड्स। तो वह 4 हो जाएगा। वह कौन से कितने राज्य हो जाएंगे, कितने स्टेट हो जाएंगे? तो 4 स्टेट हो जाएंगे ना। यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे 16 प्रश्न पे कि वेयर इज दी जोहार वैली लोकेटेड इन इंडिया। जोहार घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जोहार घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में। ओके, तो बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर फ्रेंड्स से बात करेंगे 17 प्रश्न पे कि व्हिच टाइप्स ऑफ रिवर हैव द लिस्ट वाटर एसेंशियल कैपेसिटी, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। बहुत बढ़िया सा ये भी प्रश्न है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती है ना, इसमें जो है जल ग्रहण की क्षमता बहुत कम मानी जाती है, कम होती है भाई। ठीक ना, तो प्रायद्वीपीय नदियां को आप लोग सही कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करेंगे कि विच टाइप ऑफ सोइल इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू फॉर ब्रिक्स मेकिंग इन इंडिया। भारत में किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? किस निर्माण में किया जाता है? ईंट निर्माण में किया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी, यानी यहाँ पे लेटराइट सोइल को आप लोग सही कर सकते हैं। लेटराइट मिट्टी का जो उपयोग होता है सर्वाधिक रूप से ईंट निर्माण में किया जाता है, ब्रिक्स मेकिंग में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर प्रश्न 19 प्रश्न की बात करेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? नहीं है, पूछा गया ना भाई, नहीं है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो बाजरा तो है, ज्वार भी है, अरहर भी है, लेकिन सरसों जो है फ्रेंड्स खरीफ फसल का उदाहरण नहीं हो जाएगा। खरीफ जो है फसल में सरसों नहीं आ पाएगा, मस्टर्ड नहीं आ पाएगा। यानी 20 प्रश्न है भाई नेक्स्ट कि इन विच ईयर वाज कोल इंडिया लिमिटेड स्टेब्लिश्ड, यानी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है किस वर्ष से किया गया था। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में, 1975 में किया गया था। ठीक है, कभी भूलिएगा मत भाई। इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि ग्रुप डी में अधिकांशतः प्रश्न इस तरह का देखने को मिलता है कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1975 में किया गया था। एनटीपीसी की बात करेंगे तो भाई एनटीपीसी में देखने को मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ ही जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न 21 प्रश्न है कि फ्रेंड्स कि इन विच ईयर वाज दी एमएम पूंछी कमीशन ऑन दी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एमएम पूंछी आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया था? ये भी बढ़िया सा प्रश्न है। 2007 में किया गया था। कब किया गया था? 2007 में किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 22 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्यारा सा प्रश्न है भाई कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द गवर्नर। बहुत बढ़िया सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो आर्टिकल अगर 155 की बात करेंगे, आर्टिकल 155 की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें जो है राष्ट्रपति जी होते हैं राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक ना, तो 155 यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग, याद भी आप लोग अच्छे से कर भी सकते हैं भाई। यहाँ पे 23 प्रश्न की बात करेंगे कि हु प्रेसिडेंट्स ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की, दोनों सदन मतलब कितने सदन होते हैं? तो मेरे भाई एक तो होता है राज्य सदन होता है और एक होता है लोकसभा होता है। 2 सदन होता है ना। इनकी संयुक्त बैठक किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। ओके, बी ऑप्शन सही जाएगा।
24 प्रश्न की बात करेंगे कि संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय में पारित होना चाहिए। प्रश्न बढ़िया है, 6 सप्ताह के अंदर क्या होना चाहिए, इसको भैया जारी कर देना चाहिए। ओके, तो बी सही जाएगा। 25 प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के से लिया गया। कहाँ से लिया गया भाई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, तो आप लोग डी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न यहाँ पे बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, 26 भी भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है कि विच एक्ट डिवाइडेड फॉर बिजनेस सब्जेक्ट इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, यहाँ पे कैटेगरीज, यानी किस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों पर आरक्षित और हस्ताक्षरित में विभाजित किया है। प्रश्न बढ़िया है। ओके, तो मेरे भाई यहाँ पे जो बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारतीय शासन अधिनियम 1919 में जो है फ्रेंड्स है आरक्षित और हस्तांतरित जो अधिनियम है इसको पारित किया गया था। ठीक है, विभाजित किया गया ना, तो डी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे सही चला जाएगा। 27 यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं कि कौन सा स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दर्शाता है जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो ठीक है, भारत का नेपोलियन इलाहाबाद यहाँ पे स्तंभ देखने को मिला है। स्तंभ का नाम पूछा गया है तो इलाहाबाद पिलर को आप लोग सही कर लीजिएगा, इलाहाबाद स्तंभ सही जाएगा। 28 प्रश्न है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ इज इंडिया डिक्लेयर द प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से जो है फ्रेंड्स घोषित किया गया है मेरे भाई। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्षता प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। 29 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। प्यारा सा प्रश्न है भाई। और मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार क्लास की सेशन को मेरे साथियों, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप्स होंगे ना उस ग्रुप में मेरे साथियों इस क्लास की सेशन को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके भाई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करेंगे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये तो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडिस, इसको हम लोग सही कर लेंगे। राइट टू असेंबली पीसफुली, ये शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, ये भी सही जाएगा। राइट टू फ्रीडम्स ऑफ मूवमेंट, देश भर में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार, ये भी सही बात है, मूलभूत अधिकार है ये भारत का। ठीक है, अगर राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, यानी कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये गलत जाएगा, कुछ दशाओं में ये गलत जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन को हम लोग गलत कर लेंगे। 30 प्रश्न की अगर बात करेंगे कि भारतीय नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी बोला जाता है, ठीक है सीएजी, और एडिटर जनरल जिसको बोला जाता है, संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में रिलेटेड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बात करेंगे मेरे भाई भाग 5 से, पार्ट 5 से रिलेटेड हो जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा सही। नेक्स्ट बात करेंगे 31 प्रश्न है भाई। 31 प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1955 में किया गया था। कब किया गया था भाई, 1955 में किया गया था। 32 प्रश्न है कि अंडर विच द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर फॉल्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है। समाचार पत्र जो होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट को आप लोग सही कर लीजिएगा। 33 प्रश्न है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग बुक वाज नॉट रिटेन बाय दी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है किसके द्वारा इसमें से नहीं लिखा गया। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, प्रेमचंद्र के द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक को नहीं लिखा गया है। ओके, तो रंगभूमि को लिखा गया, निर्मला गोदान, यशोधरा को नहीं लिखा गया, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत चला जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मेरे साथियों 34 प्रश्न है कि अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये सरोद से रिलेटेड है, अमजद अली खान सरोद से रिलेटेड है। 35 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रे बुक इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑफ विच कंट्री। ये ग्रे बुक जो है किस देश का सरकारी प्रकाशन है। तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स ईरान का तो नहीं है, जापान और बेल्जियम को हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा और सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ग्रीक बुक जो है ना फ्रेंड्स, ये जापान और बेल्जियम का फ्रेंड्स सरकारी प्रकाशन है। ठीक ना,
तो बी और सी दोनों सही जाएगा। 36 अगर प्रश्न की बात करेंगे कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड, यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये भोपाल शहर में। कहाँ पे भाई, भोपाल शहर में, डी सही जाएगा। 37 प्रश्न की बात करेंगे, इन विच ईयर वाई द न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इम्प्लीमेंट, यानी नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू किया गया था फ्रेंड्स, तो 2003 में किया गया था। कब लागू किया गया था, 2003 में लागू इसको किया गया था। 38 प्रश्न है भाई है कि डूरिंग विच 5 years प्लान वेयर 6 मेजर बैंक नेशनलाइज, यानी छह प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो छठी योजना यहाँ पे जो 6th प्लान दिया गया ना, छठी योजना के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। यहाँ पे अगर 39 प्रश्न की बात करेंगे फ्रेंड्स कि ऑन हुच रिकॉम्बिनेशन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑन इंडिया एस्टेब्लिश, यानी भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। प्यारा सा प्रश्न है, ठीक ना। तो यहाँ पे केसी नियोगी जो समिति है ना, इसी के आधार पर फ्रेंड्स जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, केसी नियोगी समिति के आधार पे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अब 14 प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण यहाँ पे सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। यहाँ पे डी ऑप्शन को मेरे भाई सही कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 41 अगर प्रश्न की यहाँ पे बात करेंगे कि इन बोथ गुड एंड बैड currencies are the circulation is the economy, the bad currency drives the good currency out the circulation in this known as, यानी यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये कथन जो है किस नियम पर लागू होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये लागू होता है ग्रेसम के नियम पर होता है। किस नियम पर आधारित होता है भाई, ग्रेसम के नियम पे आधारित होता है। पी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 42 प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ए ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गलत जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 43 प्रश्न पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेयर स्पेसीज, यानी पेयर स्पेसीज की बात किया गया है कि दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया, रेयर केस में पूछा गया है कि दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण कौन सा है। तो स्नो लेपर्ड को आप लोग सही करिएगा, हिम तेंदुआ को आप लोग सही करिएगा, स्नो लेपर्ड, ओके, हिम तेंदुआ सही जाएगा, ये दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण माना जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 44 प्रश्न है कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग की विमा निम्नलिखित में से क्या है। कोणीय संवेग की विमा तो ml² t⁻⁻1, आप लोग ये ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। कोणीय संवेग की विमा क्या होगा, ml² t⁻⁻1 सही चला जाएगा। 45 प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि इनमें से कौन सी नहीं है। तो सदिश राशि यहाँ पे विद्युत करेंसी, विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस की बात करेंगे, विद्युत धारिता की बात करेंगे, ये जो है सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन ये सही जाएगा। बाकी यहाँ पे टॉरिक्यू, बलागुण, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है सदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया सा प्रश्न आ गया है। 46 प्रश्न है कि इफ द अर्थ रोटेशनल स्पीड इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू द ग्रेविटी एट द इक्वेटर, यानी यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए यानी इंक्रीज कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स वह क्या होगा, घट जाएगा ना भैया, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन ए सही जाएगा। 47 प्रश्न की बात करेंगे कि व्हेन अ लाइट पास फ्रॉम द मीडियम टू अनदर विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज, यानी प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, आवृत्ति जो होता है, ये नहीं कभी चेंज होगा, बी सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट टाइप ऑफ दी हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन डायमंड, यानी हीरा में कौन सा संकरण पाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग को बहुत अच्छे से मेरे भाई ये भी बताएं, तो ऑप्शन नंबर 1 को सही करेगा, sp3 सही चला जाएगा।
49 प्रश्न देख लीजिएगा मेरे भाई कि चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaNO3 होता है। क्या होता है? NaNO3 होता है। और 50 प्रश्न है कि अमरबेल जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है, पैरासाइट का उदाहरण हो जाएगा। तो मेरे भाई आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू आप लोगों को।